गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगट कॉलेज डीडवाना। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष जूलॉजी विषय से एनिमल किंगडम या प्राणी जगत के दो फाइलम पोरीफेरा और स्लेंट्रेटा के सामान्य लक्षणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। संघ पोरीफेरा। सामान्य लक्षण। Members of this phylum are commonly known as sponges. इस जगत के इस संघ के जो सदस्य हैं उनको सामान्य रूप से स्पंज कहा जाता है। और ये जो पोरीफेरा जीव होते हैं इनकी शरीर की संरचना है, संगठन है, वो पोरस होता है यानी कि छिद्रित होता है। तो इनके जो सदस्य जितने भी हैं वो छिद्रित शरीर वाले होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। जंतु जगत में ये प्रथम संघ है। इसका अर्थ यह है कि ये सबसे पुराने और सबसे आदिम जीव है जो पृथ्वी पे जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। वेस शेप्ड बॉडी। इनका शरीर जो है वो कलश के आकार का होता है। ऊपर नीचे से ये थोड़ा संकरा होता है और बीच में चौड़ा होता है। मोस्टली मराइन। अब जो ये पोरीफेरा संघ के सदस्य हैं जिनको हम स्पंज कहते हैं, ये सामान्यतः समुद्र की तलहटियों में पाए जाते हैं क्योंकि ये स्थानबद्ध होते हैं। किसी आधार सतह पे ये उससे चिपक के जुड़े रहते हैं और ये संरचना में किसी वृक्ष की भांति दिखाई देते हैं। सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन जंतुओं में कोशिकाएं लूजली कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है और ये शरीर की अनेक गतिविधियों का संचालन करती है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स। पोरीफेरा के जितने भी सदस्य हैं वो असममित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये किसी भी रूप से अगर इनको काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्पॉन्जेज। इन पोरीफेरियंस में एक विशेष प्रकार का केनाल सिस्टम पाया जाता है जिसमें ओस्टिया, स्पॉन्जोसिल, ओस्कुलम, ये तीन मुख्य रूप से संरचनाएं इसमें पाई जाती है। ओस्टिया ऐसे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जल की धारा इनके शरीर में प्रवेश करती है। ये संख्या में अनेक होते हैं और इसमें एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसमें ये जो धारा है वो अपने साथ में जितने भी फूड पार्टिकल्स है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन है और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पे एक सिंगल एग्जिट डोर एंट्री भी होती है जिसको ओस्कुलम कहते हैं, जिसके द्वारा जो पानी है वापस शरीर से बाहर निकलता है। ए स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट सेल्स कॉल्ड कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स एक्ट एज ए पम्प टू ब्रिंग वाटर इनटू द स्पॉन्जेज। अब ये क्या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें दो स्तर होते हैं, एक एक्टोडर्म होता है, एक कोइनोडर्म होता है। एक्टोडर्म बाह्य स्तर होता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है, जबकि अंदर का जो कोइनोडर्म है उसमें कोइनोसाइट सेल पाई जाती है जो इस संघ की विशेषता है, जिसमें विशेष प्रकार की फ्लैजिलेट्स सेल्स पाई जाती है ये, और इसमें ये वाटर करंट को कंटिन्यू रखने में मदद करती है। तो ये इस संघ की विशेषता है कोइनोसाइट सेल्स। स्पिक्यूल्स। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन जंतुओं का शरीर काफ़ी कठोर होता है क्योंकि इनकी जो स्तर है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का जमाव होता है। इसी के आधार पर इनको आगे वर्गीकरण किया गया है। पोरीफेरा संघ के वर्गीकरण का आधार भी कंकाल के प्रकार के आधार पर किया जाता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इन जीवों में जो पाचन है वो कोशिकाओं के अंदर संपन्न किया जाता है, इंट्रासेलुलर पाचन होता है। रिप्रोडक्शन। Sponges are hermaphrodite monoecious animals. Sexes are not separate. Eggs and sperms are produced by the same individual. यहाँ टर्म आती है मोनोसियस और डायोसियस। तो ये पोरीफेरियंस है मोनोसियस अर्थात द्विलिंगी होते हैं।
द्विलिंगी होने का मतलब है कि इसमें नर और मादा जननांग एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं और स्पर्म्स और एग्स है उसी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और ये जनन के लिए खुद पर ही निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे पार्टनर की इनको जरूरत नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गेमेट्स, जैसा हमने ऊपर देखा, इनमें लैंगिक जनन करने के लिए एग्स और स्पर्म्स बनते हैं जो गेमेटिक सेल्स होती है, और अलैंगिक जनन इनमें विखंडन के द्वारा होता है। जब इसका शरीर का कोई हिस्सा टूटता है तो वो नए जीव में उद्भव हो जाता है, अर्थात इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। लार्वल स्टेज इज इन लाइफ साइकिल प्रेजेंट। तो यहाँ हम एक देखने वाली चीज़ यही है कि इनमें जो निषेचन है वो आंतरिक होता है, अंदर की तरफ होता है, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, अर्थात इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। उदाहरण स्पॉन्जिला एंड साइकोन। इसमें जो लार्वा अवस्था है वो एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला होती है, और जो अलैंगिक जनन है वो विखंडन के साथ जेम्यूल के द्वारा भी होता है, और साथ ही इसमें ये द्विलिंगी या उभयलिंगी तो होते हैं, पर इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब इसमें जो स्पर्म और ओवम रिलीज किए जाते हैं वो आपस में मैट नहीं करते हैं, किसी दूसरे साथ पार्टनर के साथ मैट करते हैं। इसी प्रकार इनमें जो जितना भी सारी प्रोसेस होती है वो वाटर करंट के द्वारा ही होती है, और इसमें ये जो कोइनोसाइट सेल्स है वो सबसे ज़्यादा मदद करती है। इसके पश्चात हम संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया की बात करते हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं, ये जलीय होते हैं, अधिकांश या समुद्री होते हैं, स्थानबद्ध या फ्री स्विमिंग होते हैं। इनमें जो दो अवस्थाएं पाई जाती है, पोलिप और मेड्यूसा। तो जो पोलिप है वो तो स्थानबद्ध होते हैं, और जो मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग होती है। रेडियल सिमेट्री, इनमें अर्य सममिति पाई जाती है, अर्थात इनको दो या अधिक तलों से काटा जाता है तो ये बराबर भागों में विभक्त हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, अर्थात इनमें द्विजनन स्तर होते हैं और साथ ही इनमें ऊतक स्तरीय शारीरिक संगठन पाया जाता है। निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, दे कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। यहाँ एक महत्वपूर्ण ये कैरेक्टर है कि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम निडोब्लास्ट कहते हैं, और उनसे ये दंश का स्तरण करती है जो किसी प्रे और किसी अटैकर के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, या इसका उपयोग भोजन को पकड़ने या फिर किसी शिकारी से बचने के लिए उसका उपयोग करते हैं। They have a central gastrovascular cavity with a single opening hypostome। अब इनके अंदर एक विशेष सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो भोजन को पचाने में और साथ ही गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है, और ये हाइपोस्टोम नामक संरचना के द्वारा खुलती है। एग्जिस्ट इन टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पोलिप्स एंड मेड्यूसा। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है पोलिप और मेड्यूसा के बीच में। सम एग्जिस्ट एज आइदर मेड्यूसा और पोलिप्स while others exist in both. Obelia, those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, जिसको हम मेटाजीनेसिस कहते हैं। तो मेटाजीनेसिस की परिभाषा क्या हुआ? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजीनेसिस, और ये पोलिप और मेड्यूसा के बीच में पाया जाता है। मेटाजीनेसिस इन निडेरिया, polyp is sessile cylindrical shaped, medusa is free swimming umbrella shaped। यहाँ पोलिप है उसका स्थानबद्ध और सिलेंड्रिकल यानी कि ये गोलाकार आकृति है, आपके सिलेंडर की जैसी आकृति है, लंबी है, और मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग है और अम्ब्रेले यानी छत्ते की जैसी संरचना में मिलता है। रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यहाँ पे जो पोलिप है वो अलैंगिक जनन करता है, जबकि मेड्यूसा है जो लैंगिक जनन करता है। पोलिप के अंदर माउथ है वो ऊपर की तरफ होता है, मेड्यूसा के अंदर माउथ है डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर होता है। सम ऑफ द निडेरियंस विथ ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल कोरल्स। यहाँ पे इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल भी पाया जाता है, और इसका उदाहरण जो कोरल्स है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में इकट्ठे होकर कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं, जो अधिकतम बायोडाइवर्सिटी वाला हैबिटाट बनाते हैं। और इसमें ये समुद्र की सतही और उथली सतहों पे और थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट में ये बनते हैं, अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनकी मृत्यु के पश्चात वो एक जगह इकट्ठे होकर बहुत बड़ी मात्रा में जीवों का एक आसरा बनते हैं, उनकी सुरक्षा का, भोजन का प्रबंधन स्थल बनते हैं। उदाहरण है फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। एडम्सिया, इसको सी एनिमोन के नाम से जानते हैं। पेनेटुला, सी पेन के नाम से जानते हैं। गोनिया, सी फैन के नाम से जानते हैं। मिनेंड्रियना, इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। इन सभी के नाम महत्वपूर्ण है, सामान्य नाम महत्वपूर्ण है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने सिलेंट्रेटेका के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।